गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा के 4 पदों को पढ़ा है, जिसमें वे अपने जीवन से संबंधित बातों को बताए हैं और मित्रजनों के आग्रह करने पर उन्होंने इस आत्मकथा को लिखा। किंतु जब वे आत्मकथा लिखना शुरू करते हैं तो उन्हें यह बोध होता है कि इस संसार में न जाने कितने महापुरुषों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, अपने जीवन इतिहास के बारे में लिखा है। और जब जयशंकर प्रसाद उनकी आत्मकथा का अध्ययन किए, उन महापुरुषों द्वारा लिखे गए आत्मकथाओं का अध्ययन किया, उन्हें पढ़ा, तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यदि मैं अपने जीवन की आत्मकथा को लिखता हूँ तो मैं अपनी हंसी ही उड़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की जो गगरी है, जीवन रूपी जो गगरी है, वह खाली ही है। अर्थात कि मैंने अपने जीवन में केवल दुख और अभाव को ही पाया है, उसके अतिरिक्त मुझे अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या मैं अपने जीवन के दुख और अभाव का वर्णन करूं? यदि इसका वर्णन मैं अपनी रचनाओं में करता हूं या अपनी आत्मकथा में लिखता हूं, तो हे मित्रजन, जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम हंसोगे ही, या ये जब किसी और के द्वारा पढ़ा जाएगा तो लोग हंसेंगे ही। अर्थात मेरी आत्मकथा की रचना में उन्हें ऐसी कोई रोचक चीज़ें नहीं मिलेंगी जिससे कि वह प्रभावशाली बन सके। वह केवल एक मजाक का पात्र, मतलब मैं केवल एक मजाक का पात्र बन जाऊंगा। फिर मुझे ये लगता है कहीं मेरे मजाक उड़ने से कहीं, हे मित्रगण, आप स्वयं को इसका दोषी न समझे। मुझे इस चीज़ का भी भय है कि मेरे इस खालीपन का जो कारण है वह आप ही हैं। इस चीज़ को आप यह समझ लें तो यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तो कल के रचनाओं में हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था। यहाँ हमारा ख़त्म हुआ था कि अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब मेरा आनंद लेने वाले, कहीं तुम खुद को ही मेरे खालीपन का कारण न समझ लो। तो उन्हें इस चीज़ का भी दुख था। अब हम आगे की रचनाओं पे आते हैं। लिखा है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ पे आएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग पे आएंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा उनकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा उन्हीं की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। तो यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो
इसका ऊपर नीचे जोड़ते हुए है कि कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत सरल है। यहाँ आप देखेंगे अरि सरलते, उनका जो स्वभाव है वो क्या है, अत्यंत ही सरल है। और इसी स्वभाव के कारण उन्हें प्रवंचना बहुत ही धोखे मिले हैं। उनके सरल स्वभाव के कारण उन्हें कई बार बहुत से धोखे मिले हैं। इसी कारण जिनसे उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ा है। तो कवि आगे कहते हैं, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है। जैसे यहाँ पे ना, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। मतलब कि कवि का स्वभाव अत्यंत सरल है और इस कारण उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ा, किंतु उन्हें इस चीज़ का कोई भी मलाल नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि वे अपनी आत्मकथा में इसका मजाक उड़ाना नहीं चाहते हैं। लिखा हुआ है ना, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। मतलब इस सरल स्वभाव के कारण यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस सरल स्वभाव के कारण उन्हें कई बार धोखा मिला है, किंतु वे अपने स्वभाव से तनिक भी लज्जित नहीं हैं। उन्हें यह मलाल नहीं है कि मेरे इस स्वभाव के कारण मुझे धोखा मिला है। उस पर भी वे कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा में इसका मजाक उड़ाना नहीं चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें यह लग रहा है कि मेरे सरल स्वभाव के कारण मुझे कई बार धोखे मिले हैं, फिर भी मुझे मेरे स्वभाव पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती है। यदि मैं इस चीज़ को अपने काव्य में लिखता हूँ, अपनी आत्मकथा में लिखता हूँ, तो शायद लोग इसका मजाक उड़ाएंगे और मैं यह नहीं चाहता कि इसका लोग मजाक उड़ाएं। आगे की लाइन है, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। वो लिखते हैं ना, वे अपनी मतलब भूले अपनी, उन्होंने जो गलतियां की हैं वे उसे भूलना नहीं चाहते हैं। ना वे अपनी भूलें बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो गलतियां की हैं, मतलब जो उनका स्वभाव था जिस कारण वे लोगों को माफ़ करते गए और धोखा खाते गए, वे इस चीज़ को नहीं बताना चाहते। और ना ही या प्रवंचना औरों की, या जो दूसरों के द्वारा उन्हें छल कपट मिला है, ना ही वो उसको गिनवाना चाहते हैं जो उन्होंने सहा हुआ है। तो इस दोनों पद में कवि यही कहना चाहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मेरे सरल स्वभाव के कारण मुझे कई बार धोखा मिला है, किंतु मुझे इसके बावजूद भी अपने स्वभाव पर कोई मलाल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस स्वभाव का कोई मजाक उड़ाए। इसीलिए ना मैं अपनी भूलें बताना चाहता हूँ और ना ही मुझे जो लोगों के द्वारा छल कपट प्राप्त हुआ है, जिससे मुझे अत्यंत पीड़ा हुई और मैं उसे सहा, मैं इन सारी बातों को अपनी आत्मकथा में नहीं लिखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये जब कोई पढ़ेगा और यह देखेगा कि इतने पीड़ा के बावजूद भी मैंने अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया, तो वह मेरा मजाक ही उड़ाएगा। इसलिए मैं अपने अभाव और पीड़ा को या दूसरे द्वारा किए गए छल को किसी को भी बताना नहीं चाहता हूँ। अब आते हैं अपने अगले पद पे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की,
अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो संदर्भ रहेगा यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 की आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग। तो प्रसंग में आप वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा उनकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है, क्योंकि ये आत्मकथा ही वे अपनी बता रहे हैं, तो अगर आप ये लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। पद है हमारा, उज्ज्वल गाथा कैसी गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि यहाँ यह कहना चाह रहा है कि मेरे जीवन में जो भी मधुर चांदनी रातें आई हैं, या मेरे जीवन में उज्ज्वल गाथा जो कभी खुशी के क्षण आए हैं, उन्हें मैं किस प्रकार से गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अर्थात कि रात्रि के मधुर, यहाँ पे रात्रि का उन्होंने वर्णन किया है कि रात के समय में जो चांद की मधुर चांदनी थी, उसकी जो उज्ज्वल गाथा थी, अर्थात जो उस क्षण मुझे सुख की अनुभूति हुई थी, उसे मैं कैसे गाऊं, अर्थात कि वे सब तो मेरे जीवन की एक कहानी है, वो उस पे मेरा अपना अधिकार है, तो मैं उसे सबके सामने कैसे प्रकट करूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, अर्थात कि मैंने अपनी प्रियतमा के साथ जो क्षण जो समय व्यतीत किया है, मैं उसे सबको क्यों बताऊं। फिर से देख लीजिए कि कवि के अनुसार जो रात थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मधुर थी, बहुत हसीन थी। जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर दिखाया ना, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों की। उनका साथ में खिलखिलाकर हंसना और मीठी बातें जो थी वो उनके और उनके प्रेमिका के मध्य थी, ये उनका निजी अनुभव था। तो वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाए। मतलब कि जैसे कि जो आपका घर है, तो यदि आपका कोई मित्र आए और कहे कि ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा, तो शायद ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वह आपका निजी स्थान है और आपको अपने निजी स्थान पे किसी और का अधिकार अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहे हैं, कवि के अनुसार यहाँ ऊपर नीचे लाइन है मिला के है, कैसे गाऊँ, ये लास्ट लाइन में आएगा आपका। यहाँ पे शुरुआत यहाँ से करेंगे कि कवि के अनुसार मधुर चांदनी रात, वो जो रात बीती है वह बहुत ही मधुर अर्थात सुख को पहुंचाने वाली, चमकदार तथा उज्ज्वल गाथा मेरे सुख के दिनों को बताने वाली हैं, जो मैंने अपनी प्रेमिका के संग क्या किया, प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंसा, और जो मेरे और उसके मध्य जो मीठी बातें हुई उस पर मेरा अपना अधिकार है, भला मैं उसे क्यों और किसे, क्यों और कैसे किसी को गा के सुनाऊं। ये तो मेरे जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। तो कवि यहाँ यही कहना चाहता है कि जिस पर मेरा अधिकार है, मैं उन बातों को क्यों किसी को बताऊं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जब एंड होगा तो मैं आपको इसे फिर से दोहरा दूंगी। अब आते हैं अपने अगले पद पे।
हमारा अगला पद है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। संदर्भ आपका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप सिर्फ, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके रिमाइंड में रहे और आपको वो चीज़ बार बार याद आती रहे। आप सिर्फ पहले में संदर्भ डालिएगा और बाकी को पूर्ववत करके लिख दीजिएगा। तो प्रसंग में वही कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा उनके आत्मकथा का वर्णन किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या पे आते हैं। व्याख्या में कवि कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं, पर इसके शाब्दिक अर्थ पे आते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अर्थात कि सपने में मैं जिस सुख की अनुभूति कर रहा था वह सुख मुझे, मेरी आंखें खुलते ही मुझे वह सुख नहीं मिला। मिला कहाँ अर्थात वह तो गायब हो गया, वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जागा था, अर्थात कि मैं स्वप्न में जिस सुख की अनुभूति कर रहा था उसको अपने वास्तविक जीवन में अनुभव करने के लिए जब मैं जगा तो वह सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, अर्थात कि जिस सुख का अनुभव करने के लिए मैं उसे अपने आलिंगन, अर्थात मैं उसे अपने जैसे आप किसी को गले लगाते हो तो वो बात कही गई कि जब मैं उस सुख को गले लगा रहा था तो वह मेरे पास आते आते मुस्कुरा कर वह मुझसे दूर भाग गया। मतलब कि मैं सपने में जिस सुख का अनुभव कर रहा था, जब मेरी आंखें खुली तो वह सुख मेरे पास नहीं रह गया। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम आते हैं इसकी व्याख्या पे। आगे के पद में था कि उनका जो सुखद क्षण था अपनी प्रेमिका के साथ, तो यहाँ प्रेमिका का तात्पर्य उनकी प्रेमिका से नहीं बल्कि जो जीवन में उन्हें सुख मिलना था। यहाँ आप गलत सेंस में नहीं जाइएगा कि उन्होंने यहाँ जो लिखा है प्रेमिका शब्द का, जैसे कि हम लोगों ने जब इनका पढ़ा था तो ये था कि इन्होंने नए नए शब्दों का निर्माण किया है नए नए अर्थों के लिए। तो इन्होंने जो प्रेमिका शब्द का प्रयोग किया है, ये सुख शब्द को प्रेमिका शब्द से संबोधित किए हैं। तो इस लाइन में भी वो यही कहते हैं कि जिस समय कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि वह स्वप्न देखकर जब जगे थे तो उन्हें उस सुख को जो उन्होंने अपने सपने में देखा था वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात कि स्वप्न में वे अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे और उससे मिलकर उन्हें वह जो सुख मिल रहा था, जब वह आंखें खोले तो न उन्हें वह सुख मिला, अर्थात उन्हें वह सुख रूपी प्रेमिका प्राप्त नहीं हुई। वह जैसे ही उसे गले लगाना चाहते थे, गले लगाने के लिए जैसे ही वे आगे बढ़े, वैसे ही जो उनकी प्रेमिका थी वह उनसे दूर भागकर, मतलब वह उनको मुस्कुराते हुए देखकर दूर भाग गई, अर्थात कि वह प्रियतमा भी कवि को नहीं मिली। मतलब कि उनको लोगों के द्वारा सिर्फ कष्ट ही मिला था, किंतु वह जो सुख रूपी प्रियतमा उनको मिलने को थी वह भी सपने में तो मिली, किंतु जिस सुख का अनुभव, जिस प्रियतमा के पास आने का अनुभव वे सपने में कर रहे थे, वे जब आंखें खोलते हैं तो वह प्रियतमा वहाँ नहीं रहती है। जिसे वे सपने में गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, आँख खुलते ही वह प्रेमिका क्या की मुस्कुराते हुए वहाँ से भाग गई, अर्थात कि कवि को अपने जीवन में किसी तरह का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर से देख लीजिए कि कवि जीवन भर जिन सुखों की कल्पना की और जिनसे
जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर वहाँ से भाग गई। ये आपका पद हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले पद पे। व्याख्याएं जो भी आपको बताई जा रही हैं आप उसको पढ़ते जाइए और उसे अपने कॉपी में करते जाइए। अर्थ लिखने का यहाँ मीन्स ये है कि यदि आप अर्थ लिखते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर तैयार होते जाएगा और कुछ भी क्वेश्चन में पूछता है तो आप तुरंत बता लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसका अर्थ पता है। पढ़ना अलग चीज़ है, यदि आप उस चीज़ को लिख लेते हैं तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। चलिए फिर अगले पद की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा अगला पद। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। क्या है? जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो सबसे पहले आप इसका संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके प्रसंग में आप परिवर्तन कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा उनकी प्रियतमा का वर्णन किया गया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा उनकी प्रियतमा का वर्णन किया गया है। व्याख्या पे आते हैं हम। लाइन है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कवि यहाँ अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी जो कपोल अर्थात जो उसके गाल थे वे अरुण, वो क्या थे? लाल थे। अर्थात जिसके अरुण कपोलों की, जिस प्रियतमा के लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, अर्थात कि उसके गाल इतने सुंदर थे कि वह किसी को भी मोहित कर सकते थे। अर्थात कि जो उनके सुख के दिन थे, यदि उसे कोई और अनुभव करता तो वह भी शायद उतना ही प्रसन्न होता जितना आज मैं हो रहा हूँ। तो कवि यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि कवि यहाँ अपने प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके प्रेमिका के जो गाल थे वो किससे? सूर्य की रोशनी से, अर्थात सूर्य से भी ज़्यादा अधिक लाल थे। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अर्थात कि वे इतनी सुंदर थी कि उषा अर्थात जो प्रातः काल में जो लालिमा थी वह जाके मेरे प्रियतमा के गालों की लाली उधार लिए हैं, तभी उनमें यह लाली आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि जो उषा भी थी वह अपनी लालिमा उसी मेरी प्रेमिका के ही गालों से उधार लेकर आई हुई थी। तो यहाँ आप कवि की कल्पना इसे बोल सकते हैं। किसी के गाल इतने लाल नहीं होंगे कि वह
सूर्य को रोशनी दे दे या प्रातः काल को वो लालिमा दे दे, क्योंकि सूर्य के पास इतनी लालिमा होती है कि वह किसी भी चीज़ को ललायमान कर सकती है। किंतु यहाँ कवि को अपनी प्रेमिका का वर्णन करना था, तो वे कहते हैं कि मेरी प्रेमिका के गाल इतने लाल थे कि जो प्रातः काल था वह भी अपनी लालिमा के लिए उसके गालों से वह लालीपन उधार लाया है। फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के गाल सूर्य के से भी अधिक लाल थे, जो कि जिससे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ ताकि आपको जो ऊपर के हैं सारे अच्छे से आ जाएं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। संदर्भ एक बार और आपको बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग आपको बता ही चुकी हूँ मैं कि कवि प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा उनके आत्मकथा का वर्णन किया गया है। यह विडंबना अरी सरलती तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यहाँ पे कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है और इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई बार कई लोगों द्वारा ठगा भी गया है, अर्थात कि उनके इसी सरल स्वभाव के कारण वे बहुत से लोगों द्वारा धोखा भी खाए हुए हैं और जिस कारण उन्हें बहुत कष्ट भी सहना पड़ा। परंतु इसके बावजूद भी कवि को उनके स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है, अर्थात कि जिस स्वभाव के कारण वे हमेशा धोखा खाते आए हैं, उन्हें उस स्वभाव के कारण कोई भी ये नहीं तकलीफ़ है कि मेरा स्वभाव ऐसा है इसीलिए मुझे धोखा मिल रहा है, अर्थात कि उन्हें अपने स्वभाव से तनिक भी परेशानी नहीं है, अपने स्वभाव पे तनिक भी शर्मिंदगी नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपनी आत्मकथा का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, मतलब कि अपने सरल स्वभाव होने के बावजूद या उस पर कोई मलाल ना होने के बावजूद भी उन्हें अपनी आत्मकथा का कोई भी मजाक नहीं उड़ाना है, अर्थात कि शायद अगर वो ये लिखे कि मुझे लोगों द्वारा धोखा मिला, मेरे इस सरल स्वभाव के कारण मुझे धोखा मिलता गया, किंतु मुझे अपने इस स्वभाव पे तनिक भी शर्मिंदगी नहीं है, तो शायद लोग इसका मजाक ही उड़ाएंगे कि इतना धोखा खा रहा है फिर भी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो कवि यही कहना चाहते हैं, इसीलिए ना मैं अपनी भूले किसी को बताना चाहता हूँ, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, ना मैं अपनी किसी को भूले बताना चाहता हूँ और ना ही जो मुझे लोगों से छल कपट प्राप्त हुआ है उन्हें मैं किसी को गिनाना चाहता हूँ जो कि मैंने सहा है, अर्थात कि मैं इन दोनों चीज़ों को भी किसी को नहीं बताऊँगा क्योंकि वे मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। अगली लाइन है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ अपनी उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि के अनुसार जो मेरी रातें बीती हुई हैं वो बहुत ही मधुर थीं, चंद्रमा के समान चमकीली थी और उज्ज्वल सुख को देने वाली थी, अर्थात कि मेरी बीती हुई रातें बहुत ही हसीन थी जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हैं, अर्थात कि गत रातें जो मैंने बिताई हैं वह रातें बहुत ही सुंदर थी जो कि मैंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए हैं। उसके साथ मेरा हंसना और लिखा है ना
कि अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले बातों की, उनके साथ हंसना और जो उसके साथ मधुर बातें हुई है उन बातों को मैं किसी और को क्यों बताऊं? क्यों? क्योंकि यह मेरे और मेरे प्रेमिका के निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव भला कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं? ये तो उनकी अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति है जिस पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। वह यह बातें किसी को भी बताना नहीं चाहते हैं। अगली पंक्ति हमारी है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि यहाँ अपने जीवन में आए सुखों तथा उसके चले जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, जीवन भर में जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर मैं जग जाया करता था, आंखें खुलने पर वो सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कि सपन में मैंने देखा कि मेरी प्रेमिका आई हुई है और मैं उसके साथ हंस रहा हूँ, उसके साथ मीठी बातें कर रहा हूँ, किंतु उस सुख के अनुभव को मैं जब आँख खोला तो उसे अनुभव नहीं कर पाया। अर्थात कि जिसका अनुभव मैं स्वप्न में कर रहा था उसका अनुभव मुझे अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि जीवन भर मैंने जिन सुखों की कल्पना की, जिनके सपने देखकर मैं जग जाया करता था, और जब मैं जगा तो वह सुख मेरे पास नहीं मिला। अर्थात कि कोई भी सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जब उन सुखों को अर्थात अपनी प्रेमिका को गले लगाने के लिए आगे बढ़े तो वह सुख रूपी प्रेमिका हंसते हुए वहाँ से भाग गई। अर्थात कि वह सुख भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। आगे की पंक्ति है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुराग उषा लेती थी निज सुहाग मधुर माया में। कवि यहाँ पे प्रसंग आपका चेंज हो गया था कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा उनकी प्रेमिका का वर्णन या उनकी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के जो गाल थे वह अत्यधिक लाल थे और किसी को भी मतवाला कर सकते थे। अर्थात कि जो उसके गालों की लाली जो थी वह सुंदरता से युक्त थी, जो कि किसी को भी मतवाली कर सकती थी। और उसके गालों की लाली इतनी सुंदर थी कि उषा अर्थात प्रातः काल जो थी अपनी लालिमा उसी से उधार लेती थी। अर्थात कि जो प्रातःकाली लालिमा आप देखते हैं वह मेरे प्रेमिका के गालों से ली गए उधार की लालिमा ही है। तो कवि यहाँ अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन किए हैं। तो यहाँ ये आपके कुल आज 8 पद खत्म हो चुके हैं। इनके 3 और बचे हुए हैं, तो वो आपको कल की क्लासेस में बता दिए जाएंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर बन रहे हैं आपको वो भी करवा दिए जाएंगे। आप अपने कॉपी में इन सब को नोट डाउन करते जाइएगा। चौथा भी चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। आपको बीच बीच में मैं गद्य से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसके फ़ोटोज़ आपको देती जाऊंगी और जब स्कूल खुलेगा तो उसे क्लास में रीडिंग करवाया जाएगा आपका। लेकिन अभी के लिए
आपको ये क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, आप उसे करते रहिए।